तो देखिए, जो हमारी कोशिका है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। और जो कोशिका का नाम है, वैज्ञानिक नाम है, उसको हम कहते हैं साइटो। और कोशिका का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसका नाम है साइटोलॉजी। देखिए, कोशिका अभी तो आप बहुत छोटी सी कक्षा 10वीं में है। जैसे जैसे आप आगे चले जाएंगे, आप ये जो कोशिका छोटा सा नाम देख रहे हैं ना, वह आपको एक बहुत विशाल का चैप्टर मिलेगा जिसके बारे में आप बहुत डीप में जाकर के अध्ययन करेंगे अगर बायोलॉजी लेंगे तब। बीएससी एमएससी में जब जाएंगे तो आपको एक कोशिका नाम की एक पूरी किताब ही मिलेगी जिसके अंतर्गत कोशिका के संपूर्ण पार्टों का अध्ययन आपको कराया जाएगा। तो कोशिका का जो नाम है वह क्या है? साइटो है। और कोशिका का अध्ययन हम जिस लॉजी के अंतर्गत, जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे कहते हैं हम साइटोलॉजी कहते हैं। और इसकी खोज या इसका जनक जो है किसको माना जाता है? एंटोनियन को माना जाता है। कोशिका का जो जनक है किसको माना जाता है? एंटोनियन को माना जाता है। और देखिए, सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह क्या होती है? किसके अंतर्गत होती है? माइकोप्लाज्मा कहलाती है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह कहां पाया जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो अगर कोई आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो आप क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा चीज कि अगर हम मनुष्य के अंदर जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह मनुष्य का स्पर्म होता है। वह मनुष्य का क्या होता है? स्पर्म होता है। और जो मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है वह फीमेल का ओवरीज होता है, अंडाणु होता है। जो फीमेल होती हैं उनका अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। किसके अंतर्गत? मानव के अंतर। और जो मनुष्य का स्पर्म होता है, जो मेल का स्पर्म होता है, वह क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म है। और सबसे बड़ा कोशिका क्या है? अंडाणु है। अब देखिए, मानव के अंतर्गत सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है, जो कि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। क्या कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ऐसी कोशिका जिस विभाजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अब देखिए, तोड़ना का मतलब तोड़ करके अलग कर देना नहीं है, तोड़ कर नष्ट करना नहीं है। यहां पर देखिए क्या होता है कि जब कोशिका का विभाजन किया जाता है, यानी कोशिका को दो भागों में तोड़ दिया जाता है, तो वह 1 से 2 कोशिका बन जाती है, ना कि कोशिका नष्ट होती है। अगर कोशिका को 10 भागों में तोड़ दिया गया तो उससे 10 कोशिकाएं तैयार हो जाएंगी, 10 कोशिकाएं निर्मित हो जाएंगी, कोशिका नष्ट नहीं होती है। तो जो आपका मानव के अंदर जो सबसे लंबी कोशिका है उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। और वह कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजन रहित कोशिका कहां पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में, यानी कि न्यूरॉन। देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य के सर पे जब चोट लगती है, सर के अंदर जब चोट लग जाती है तो मनुष्य जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। और अर्थात कहने का मतलब कि मनुष्य अंतिम स्थिति को भी प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है, जो न्यूरॉन कोशिका है, वह क्या होता है? विभाजित नहीं होती। अगर मनुष्य के शरीर पे तेजी से चोट लगता है, यानी मनुष्य के खोपड़ी के अंदर अगर चोट लग जाता है तो यह कोशिका क्या करती है? टूट जाती है और इसका विभाजन नहीं होता। हमने बताया कि कोशिका जब टूटती है तो वह 2 भागों में विभाजित होने का मतलब कि 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क के अंदर चोट लगने के बाद जब कोशिका टूट जाती है तो उसका दोबारा से निर्माण नहीं हो पाता, वह नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य के सिर के अंदर जब चोट लगता है तो मनुष्य जीवित ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। और तेजी से विभाजन किस कोशिका में होता है? लिवर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन अत्यंत तेजी से होता है। सबसे तेज गति से मनुष्य के शरीर के अंदर कोशिका का जो विभाजन होता है वह हमारे लिवर के अंतर्गत होता है। तो ये तो रही कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आइए, चाहे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखिए। जो हमारी कोशिका है उसके रक्षण के लिए 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 आपका है कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और नंबर 2 आपका है, ये नंबर 1 और नंबर 2 आपका है कोशिकी भित्ति। अब देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है यह जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यह आपकी कोई एक कोशिका हो गई। अब इस कोशिका में
इस कोशिका के रक्षण के लिए चारों ओर क्या रहती है, झिल्ली बनी होती है, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं और या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका के बाहर चारों ओर जो यह झिल्ली पाई जाती है वह जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में भी पाई जाती है, और ये जो है किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है वह किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और जो कोशिका भित्ति है यह केवल किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। जो कि जैसे देखिए पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधों के ऊपर एक आवरण लगा होता है जिसको हम पेड़ की छाल भी कहते हैं। तो छाल ही हमारा क्या है, कोशिका भित्ति है, जो कि किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज या सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादपों में पाई जाती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, और कोशिका झिल्ली जंतु और पादपों दोनों में पाई जाती है, जो कि क्या करती है, कोशिका के आवरण का काम करती है। और किससे मिलकर के बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो इस प्रकार से हम कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को समझ सकते हैं। और इनका काम क्या है, इसको सुरक्षा देना और इसको आकार प्रदान करना। इसका कार्य क्या है, सुरक्षा और आकार प्रदान करना। जो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति जो है इसको सुरक्षा देना या इसको आकार प्रदान करना इसका कार्य होता है। अब आइए देखते हैं हम कोशिका के कुछ अन्य भागों की भी चर्चा। देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि तीसरा भाग जो है वह है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज या माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किसने किया, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका का इन्होंने खोज किया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, हम जो श्वसन करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये जो श्वसन का कार्य है यह कौन कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस श्वसन के कारण हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज से जो भी हमारा भोजन होता है, जो भी हम खाते हैं, वह अंतिम में सभी प्रकार से पाचन करने के पश्चात किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और यह सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका, कोशिका का एक भाग है। देखिए जैसे आपका ये बड़ा सा कोशिका हो गया, अब कोशिका में क्या उपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में क्या उपस्थित होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि श्वसन की क्रिया को कराएगा। और श्वसन की क्रिया से हमारे शरीर के अंदर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अगले क्रम में हमारा है गोल्गी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया, और इन्हीं के नाम पर इसे हम गोल्गी बॉडी का नाम देते हैं, और यह भी इसका एक भाग है। तो जो आपका गोल्गी बॉडी है उसका कार्य क्या है, परिवहन का। उसका कार्य क्या है, परिवहन का। देखिए बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है क्या, कि जैसे अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हम आपके सामने क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो अगर हमारे पास जो ऊर्जा है वह अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर द्वारा सबको बराबर बराबर बांट दिया गया, तो अगर अभी हम इस ग्रीन बोर्ड पर लिख रहे हैं या आपके सामने हम बोल रहे हैं, तो यहाँ हमारे केवल हाथ काम कर रहा है और हमारे बोलने में जीभ हमारी सहायता कर रही है। तो अगर सभी के पास हमारे शरीर के अंदर बराबर बराबर एनर्जी रहती तो पैर की एनर्जी हमारी बची की बची रह जाती, और कुछ देर बाद ऐसा होता कि हाथ की एनर्जी खत्म हो जाती और धीरे धीरे हमारा हाथ लड़खड़ाते लड़खड़ाते लिखना बंद कर देता। जो हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता कि जो एनर्जी जीभ को दी गई है बस वही एनर्जी जीभ को मिलेगी, तो थोड़ी देर बाद क्या होता कि जीभ हमारी लड़खड़ाते लड़खड़ाते हम बोलना क्या कर देते, बंद कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अगर बोले तो खड़े होकर के दिन भर बोलते रह जाएं, अगर हम चलें बिना बोले तो दिन भर चलते रह जाएं। तो यह क्या होता है, यह जितनी भी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, अगर
हमारा शरीर का जो भी अंग कार्यरत है, अगर अभी जैसे हमारा जीभ कार्यरत है तो हमारे शरीर से जो हमारी गोल्जी बॉडी है, वह क्या करेगी कि जो भी ऊर्जा हमें बोलने के लिए आवश्यक है वह हमारे जीभ तक पहुंचाएगी। वही क्या कहलाता है? परिवहन। परिवहन का मतलब पार ले जाना, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाना किसका कार्य होता है? गोल्जी बॉडी का कार्य होता है। जैसे अगर अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, यानी हमें जीभ को एनर्जी चाहिए, तो हमारे शरीर के अंदर से जीभ को एनर्जी पहुंचाना किसका कार्य है? गोल्जी बॉडी का कार्य है। तो गोल्जी बॉडी का कार्य हमेशा क्या है? परिवहन का है। यानी कि जब कहीं भी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर खत्म होने लगेगी तो आपकी कोशिका इसको बोलेगी, किसको? गोल्जी बॉडी को, कि अरे गोल्जी बॉडी जाओ और वहां एनर्जी पहुंचाओ। गोल्जी बॉडी जाएगा और हमारे जीभ को, हमारे हाथ को, हमारे पैरों को जहां जहां आवश्यकता होगी एनर्जी को क्या करेगा? पहुंचाएगा, एनर्जी को परिवहन करेगा। अगला हमारा है रसधानी, जिसे हम वेकोल्स कहते हैं और जिसकी खोज, जिसके बारे में अध्ययन किसने किया था? बोबरी ने किया था। और इसका कार्य होता है जल संग्रह। हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर का 60% भाग, अगर हम 100 किलो हैं, 100 केजी के हैं, तो हमारे शरीर में 60 केजी पानी है और 40 केजी में अन्य, हमारी हड्डी, पसली, मांस इत्यादि करके, ब्लड करके टोटल कितने हैं? 40 केजी अन्य हैं और 60 केजी हमारे अंदर क्या है? पानी है। तो क्या यह 60 केजी जो पानी है, क्या हमारे केवल पेट में उपस्थित है? नहीं, हमारे सारे शरीर के अंदर उपस्थित है पानी। तो उसका संग्रह कौन करता है? पानी का संग्रह कौन करता है? रसधानी, यानी कि विकोब्युलरी कहती है आर। कौन करता है? वोकोलस करता है, यानी कि रसधानी करता है किसका संग्रह? जल का संग्रह हमारे शरीर के अंदर। कोशिका का अगला भाग है वह है तारकाकाम, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। जिसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वह होता है पुनर्विभाजन, कोशिका का पुनर्विभाजन। हमने बताया कि कोशिका जब हम खंडित करते हैं, कोशिका को हम तोड़ते हैं, तो वह पुनः, जैसे एक कोशिका को अगर हमने 2 भागों में तोड़ा तो वह 2 कोशिका के रूप में तैयार हो गई, यानी उसका पुनर्विभाजन हो गया। तो कोशिका का जो पुनर्विभाजन का काम करता है वह कौन सा करता है? सेंट्रोसोम करता है। कोशिका के पुनर्विभाजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। जैसे अगर हमारे हाथ पर किसी ने मारा चोट और हमारे हाथ की जो कोशिका है वह 2 भागों में टूट गई, तो वहां से 2 कोशिका का निर्माण हो गया और उन दोनों कोशिकाओं को निर्माण करने का कार्य कौन करता है? तारकाकाम, यानी सेंट्रोसोम करता है। अगले क्रम में हमारा है अंतः प्रदत्त जालियां, यानी अंतः प्रदत्त जो जालियां हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लोरिक रेटिकुलम। इंडोप्लोरिक रेटिकुलम, यानी कि इसको हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं ईडी से। तो इंडोक्लोरिक रेटिकुलम का जो कार्य होता है, जैसे अगर हमारे शरीर में जो कंकाल नहीं होता, अंदर से अगर हमारी हड्डी नहीं होती, कंकाल नहीं होता, तो हमारा शरीर गुब्बारे के भांति क्या होता? पचक जाता। तो अंदर से सॉलिड रखने के लिए आंतरिक कंकाल, जो आपका इंडोप्लोरिक रेटिकुलम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल। जो आंतरिक कंकाल होता है वह क्या होता है? इंडोप्लोरिक रेटिकुलम, जो कि हमारे शरीर को पचकने से बचाता है या आंतरिक सहायता करता है पचकने से बचाने के लिए, पचकने से रोकने के लिए वह क्या करता है? आंतरिक सहायता करता है, यानी अंदर से हमारी शरीर को क्या करता है? मजबूत करता है। कौन? इंडोप्लोरिक रेटिकुलम। कौन करता है? इंडोप्लोरिक रेटिकुलम। और अगला है आपका राइबोसोम, और राइबोसोम के द्वारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। कोशिका का जो नेक्स्ट भाग है वह है केंद्रक, जो कि आपके कोशिका के बीच में पाया जाता है। केंद्रक, सॉरी, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, न्यूक्लियस। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। तो कोशिका के बीच में मध्य भाग में पाया जाता है केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर 2 भाग होते हैं। आपका पहला होता है क्रोमोसोम और दूसरा आपका होता है डीएनए। इसका जैसे पार्ट आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके अंतर्गत आने वाले बहुत शब्द ऐसे होंगे जो कि आपको बिल्कुल नए लग रहे होंगे और समझ में नहीं आ रहे होंगे। तो आगे जैसे जैसे हमारा टॉपिक्स चलता जाएगा, सबके बारे में हम पार्ट वाइज अध्ययन
गहनता से करते चले जाएंगे और आपको समझ में आता चला जाएगा। तो देखिए जो केंद्रक होता है उसके दो भाग होते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करता है और हमारे शरीर के अंदर जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, उसका निर्माण कौन करता है? हमारा केंद्रक करता है। अगला हमारा क्या है? लाइसोसोम, जिसे हम जल अपघटक एंजाइम भी कहते हैं। इसके देखिए कई नाम है, कोशिका पाचन, आत्महत्या और एटम बम इसको कहा जाता है। देखिए इसका कार्य क्या होता है कि जैसे कोशिका का यह क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है। जैसे अगर जहां पे आपके शरीर की कोशिका मर गई, जहां पे आपके शरीर की कोशिका का अंत हो गया, मर गई, तो वह शरीर के अंदर आपके क्या होगा? सड़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लाइसोसोम जाकर के क्या करता है? उसका पाचन कर लेता है। जो भी कोशिका आपकी मरी होगी, उसका ये लाइसोसोम जाकर के उसका क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है और वह कोशिका सड़ नहीं पाती है। जैसे देखिए कभी कभी होता ऐसा है कि जब कस के हमें डंडे से मारा जाता है या कस के जब हमारी उंगली दरवाजे में दब जाती है या किसी भी चीज़ में दब जाती है या हथौड़ी के चोट से हमारे उंगली पे जब चोट लगती है तो वहाँ बहुत दिन तक क्या हो जाता है? एकदम काला सा पड़ जाता है। तो काला क्यों पड़ता है? देखिए जब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे हाथ पे यहाँ पे चोट लगी और यहाँ एकदम काला सा निशान पड़ गया, तो निशान क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ की कोशिका क्या हो गई? मर गई। कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम भी से क्या हो गया? मर गया। अब उस मरी हुई कोशिका को खाने वाला, उसका पाचन करने वाला लाइसोसोम जो था वो भी बोला कि अरे यार तुम तो हमको भी मार दिए, अब वह कोशिका को खाएगा कैसे भाई? लाइसोसोम भी खत्म हो गया। तो कहा जाता है कि जब आपको कस के चोट लगी होती है, फूल जाता है या काला पड़ जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? गर्म पानी से सिकाई करते हैं। तो जब यहां पे गर्म पानी से सिकाई होती है तो इसके आसपास के जो लाइसोसोम होते हैं वो कहते हैं अरे भाई क्या हो गया कि इसका टेम्परेचर क्यों बढ़ गया? तो वो धीरे धीरे जा करके देखना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि अरे यहाँ की तो क्या है? कोशिकाएं मरी हुई हैं। तो वो क्या करती हैं? अपने काम में बाधा बिना पहुंचाए वो धीरे धीरे क्या करती हैं? अपना भी काम करेंगी और वहां पे जाके जो मरी हुई कोशिकाएं रहेंगी उनको खाएंगी, उनका पाचन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम उसको बराबर सेकाई करते हैं तो जो हमारा काला निशान पड़ा होता है वह धीरे धीरे करके क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो जो लाइसोसोम, उसके अगल बगल के जो लाइसोसोम होते हैं, जब वहां का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लाइसोसोम वहां पे घबराहट के कारण जाते हैं कि भाई ये जो बला आ रही है, ये जो दिक्कत आ रही है, इसको खत्म करना हमें जरूरी है। और उसको खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं ताकि आप परेशान करना उन्हें बंद कर दें। जो आपका WBC होता है, जो आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड कार्पल होते हैं, उनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि शरीर का वह कौन सा भाग है जिसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो जो हमारा व्हाइट ब्लड कार्पल, सफेद रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उसमें हमारे लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगला पार्ट है हमारा जीव। देखिए हमारे शरीर के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई। अब इतनी सारी अगर चीजें हो गई, इनके अंदर अगर गति होगी, तो इनके अंदर जब गति होगी तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ घिसना शुरू कर देंगे। तो इनको एक दूसरे के साथ, भाई देखिए श्वसन अगर लेना है, सांस लेना है, तो माइटोकांड्रिया वहां से श्वसन कराएगा। और जो गाल्जी बॉडी है, गाल्जी बॉडी शरीर के अंदर हमें ऊर्जा का परिवहन कराएगा। शरीर के अंदर क्या कराएगा? ऊर्जा का परिवहन कराएगा। और इसी प्रकार से यानी कि हर किसी का कुछ ना कुछ कार्य है, हर किसी का कुछ ना कुछ कार्य है। और जो लाइसोसोम है वह जा करके क्या करेगा? जहां पे कोशिकाएं मरी होंगी उनका क्या करेगा? अपघटन कराएगा, उनका पाचन कराएगा। तो इनके अंतर्गत जब गति होगी तो एक दूसरे से क्या होगा? रगड़ाएंगे, घर्षण होगा, जिसको हम कम करने के लिए इसमें क्या करते हैं? एक प्रकार का जो ये तंत्र है, इसमें एक प्रकार का द्रव टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो जो कोशिका के अंदर तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। तो देखिए कोशिका में जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव, और जो इस केंद्रक में द्रव जो भरा होता है उसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव। तो इस प्रकार से हम कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को समझ सकते हैं। और इस तरह से आपके कोशिका का संपूर्ण निर्माण होता है और इस प्रकार से हमारे सारे कोशिकाओं का कार्य
होता है और हमारे शरीर की जो भी दैनिक क्रियाएं हैं वह इस प्रकार से हमारी चल पाती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।